नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई। अब आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज अ हैंड फीचर है। एक ये बहुत बढ़िया फीचर पीछे लॉन्च हुआ था। अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। आ जाओ जी, शुरुआत कर लेते हैं अपनी क्लास की। आज आपकी क्लास है जी फिर से ईडियम्स की। कल अपनी क्लास मोस्ट ऑफली लेंगे अपन वन वर्ड की। वन वर्ड में बच्चे को ज्यादा वो ऐसे कोई नेमोनिक्स या कोई स्टोरीज नहीं होंगी। वन वर्ड सीधे सीधे फोटो से याद करा दूंगा मैं। समझ रहे हो ना। वन वर्ड, अब मक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं, इसका क्या ईडियम बनेगा, वो फोटो से उसको याद करा देंगे अपन। चलो जी, आइए जरा। शुरुआत में जो बच्चे नए, एक बार मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। अन अकेडमी पर मैं 2 बैचेस लेता हूँ। एक का टाइमिंग है 4 to 6 PM। 4 to 6 PM ये वाला जो टाइमिंग है मेरी थ्योरी बैच का टाइमिंग है, जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं ना, ये वो वाला टाइमिंग है। इसका नया बैच आएगा 26 जनवरी को। एक टाइमिंग है ये 8 to 9:15 वाला। इसमें कभी वोकैब बैच आता है, कभी प्रैक्टिस बैच आता है। अभी इसमें वोकैब बैच चल रहा है। 26 जन तक क्या करूं सर, तब तक क्या करूं, तब तक भैया अपना वोकैब कंप्लीट कर। 1000 वर्ड्स मैंने कराए थे अपने वोकैब के पहले बैच में, 1500 दूसरे बैच में, इसमें 1000 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको निपटाओ। सारे बैचेस अलग अलग है, ये सारे ही बैचेस अलग अलग है। ठीक, तो इनको निपटाइए, तब तक 26 जन आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, वोकैब में एक क्लास का दूसरी क्लास से रिलेशन नहीं होता, बीच में भी आ गया तो चल जाएगा। लेकिन इस बैच को मजाक मत बनाइएगा। पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, जब तक बेसिक नहीं पढ़ोगे आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सीधी बात, अगर ये वाला बैच करना है तो बिल्कुल पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करिएगा, वरना बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है जी, आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। सर थ्योरी बेसिक से होगा। हाँ बच्चे, बेसिक से पढ़ाता हूँ मैं, बिल्कुल प्री टू मेंस के बैचेस पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। इस पे आ जाइए जरा। ड्रेसिंग डाउन पहला अपना इडियम है। ड्रेसिंग डाउन, इसका मतलब होता है किसी को बेसिकली डांटना, खास करके क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा किया। एक हिंदी में आपने वर्ड बोलते हुए किसी को ऐसा बोलते हुए सुना, भैया कपड़े उतार दिए इसके, भैया इसने तो कपड़े उतार दिए। मतलब खूब बेइज्जत करना, किसी की खूब बेइज्जती करना। ड्रेस डाउन कर देना, उससे याद रखो, किसी ड्रेस डाउन कर देना मतलब किसी के ड्रेस उतार देना, किसी के ड्रेस डाउन कपड़े नीचे कर देना, ऐसे करके याद कर लो इसको। ठीक, बुरी तरह से बेइज्जती करना। शी गेव मी अ ड्रेसिंग डाउन फॉर बीइंग लेट, उसने उसने मेरी बेइज्जती करी लेट आने के लिए। ड्रेसिंग डाउन दी मतलब बेइज्जती करी लेट आने के लिए। हार्दिक वाज गिवन अ ड्रेसिंग डाउन बाय द कोच, हार्दिक ने ड्रेसिंग डाउन, हार्दिक को ड्रेसिंग डाउन दी गई, यानी बेइज्जती करी गई उसकी कोच के द्वारा। नेक्स्ट पर जाइए। ड्रू ऑन हिज फैंसी, ड्रू ऑन हिज फैंसी। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिएगा। ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन मतलब बनाना, कोई चित्र वगैरह आप ड्रॉ करते हो, हाँ कि ना, उसकी सेकंड फॉर्म है। अच्छा, और फैंसी का मतलब फैंटेसी, कपोर कल्पना। तो उसने अपनी इमेजिनेशन का, अपनी फैंटेसी का यूज करके इस चीज को ड्रॉ किया। उसने अपनी फैंसी का, उसने अपनी इमेजिनेशन का यूज करके इस चीज को ड्रॉ किया, यानी कोई ऐसी चीज है जो रियलिटी पर बेस्ड नहीं है, मन गढ़ंत उसने कुछ चीज बना ली वैसे। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट द पोएम ऑन बर्ड्स। ये जो पोएट था, ये जो कवि था, इसने अपनी इमेजिनेशन का यूज किया। इसने जो पिक्चर ड्रॉ करी है वो इमेजिनेशन से करी है, ना कि कोई नॉलेज, कोई नेचर की नॉलेज से। जब उसने वो कविता लिखी ना पक्षियों की, नेचर की नॉलेज के दम पे नहीं, अपनी इमेजिनेशन के दम पे इसने वो लिखी है। पेंटर जो होते हैं वो ड्रॉ करते हैं अपनी फैंसी पर, इन देयर स्केचेस एंड पेंटिंग। पेंटर जो होते हैं मतलब अपनी इमेजिनेशन से पेंटिंग वगैरह बनाते हैं अपने स्केचेस एंड पेंटिंग में। कभी कुछ का कुछ हो रहा है, अब ये जैसे मर्जी करा तो पिंक कर दिया, भले ही पिंक रियलिटी में कभी होता ना हो, लेकिन मन आया तो पिंक बना दिया, मन आया तो ब्लू बना दिया, है ना। मैं भी एक बार बना के लेके चला गया था, मैं भी एक बार बना के लेके चला गया था, और फिर मुझे ड्रेसिंग डाउन मिली, फिर मुझे ड्रेसिंग डाउन मिली। हाँ जी, इस पे आइए जरा। ड्रेसिंग डाउन मतलब बेइज्जती होना। क्यों बेइज्जती हुई बताता हूँ।
हमारे ड्राइंग वाले टीचर ने कहा आपके साथ भी होगा थंब पेंटिंग बनाना। भाई थंब पेंटिंग बना के लेके आना। थंब पेंटिंग जानते हो, स्कूल में बनवाई जाती है, वाटर कलर पे ऐसे अंगूठा लगाते हो और फिर उसको ऐसे 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 कर देते हो। और मेरे पास कुल 2 ही कलर थे, बाकी मेरे कलर सब खत्म हो चुके थे, घिस चुके थे। ठीक है, सिर्फ मेरे पास 2 ही कलर बचे थे, एक ग्रीन कलर और एक ब्राउन कलर। ठीक, बाकी सब घिस चुके थे। पापा को कहते नए कलर ला दो, तो फिर वो ऐसे सोचते पता ही नहीं है स्कूल में क्या करने जाते हैं, उनके लिए ड्राइंग तो कोई सब्जेक्ट था ही नहीं ना उनकी नजरों में। तो मैंने क्या किया, वो जो पत्तियां बनानी थी, जो अंगूठे लगा लगा के, वो तो बना दिए ग्रीन कलर से। ठीक, और नीचे फिर वो जो डंडी थी वो बना दी ब्राउन कलर की। अब जो सर हैं वो देख के हैरान हो गए कि ग्रीन कलर का जिंदगी में फूल देखा आज तक तूने? कभी हरे रंग का फूल देखा? और हरे रंग का फूल भी चलो मैं चला लेता, ब्राउन कलर की डंडी मतलब सूख चुका है फूल और ऊपर से हरे रंग का खिला हुआ है। शाबाश बेटा, क्या बना के लाया है। वैसे मेरी ड्राइंग बता दूं बहुत अच्छी थी, प्राइज वाइज भी जीत के लाया मैं स्कूल के लिए बहुत बार। लेकिन इस हरकत के बाद मेरे ड्रेसिंग डाउन करे, कपड़े उतरवा दिए पूरी भरी क्लास में। आ जाइए, ड्राइव होम। ड्राइव होम, इसको जरा समझिएगा। ड्राइव होम का बेसिकली मतलब है, जैसे होता ना, यहाँ पे होम का मतलब वो घर वाला होम नहीं, यहाँ पे होम का मतलब घर वाला होम नहीं। अब ब्रिंग समथिंग, देखो दो इडियम है, आपस में रिलेटेड है, वहां से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक होता है ब्रिंग होम, एक होता है ब्रिंग होम। एक है जी ब्रिंग होम और एक है ड्राइव होम। और यहाँ पे होम का मतलब वो घर वाला नहीं है, यहाँ पे होम का मतलब सोचो माइंड है। यहाँ होम का मतलब है माइंड। अब जरा समझिएगा, इफ यू ब्रिंग समथिंग होम, इफ यू ब्रिंग समथिंग होम, इसका मतलब तुमने वो चीज अपने माइंड में ले आए, इसका मतलब तुमने उस चीज को समझ लिया, तुमने उस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, तुमने उस चीज को याद कर लिया। इफ यू ड्राइव होम, अगर तुमने ड्राइव कर दिया, अगर तुमने किसी के माइंड में ड्राइव कर दिया, तो उसको वो बात समझा दी, उसको बात अंडरस्टैंड करा दी एम्फेसिस देके। ये 2 इडियम है, इकट्ठे ही इसको याद कर लीजिए। ब्रिंग होम का मतलब होता है बेसिकली अपने माइंड में कुछ समझ लेना, ड्राइव होम किसी को समझा देना। ब्रिंग होम समझ लेना और ड्राइव होम किसी को समझा देना। होम का मतलब है यहाँ पे दिमाग। ठीक है, ड्राइव होम का बेसिकली मतलब है किसी चीज पर एम्फोसिस डालना, किसी चीज पर जोर देना। द स्पीकर रियली ड्रोव होम रिपीटिंग हिज मेन पॉइंट सेवरल टाइम्स। स्पीकर ने ड्राइव होम करा दिया, यानी समझा दिया अपना पॉइंट, कैसे? बार 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 उस बात को कहकर। द नाइटली न्यूज ऑलवेज ड्राइव होम द प्रेजेंस ऑफ डेंजर इन आवर सिटी एंड मेक्स माई एंजाइटी वर्स। ये जो शाम को जो न्यूज आती है ना यार, ये समझा देती है कि शहर में बहुत खतरा है और मेरी एंजाइटी को और ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक, अब शशि थरूर को तो बार बार ड्राइव होम कराना ही पड़ेगा, ये बोलता ही ऐसी लैंग्वेज है, ये ऐसी लैंग्वेज ही बोलता है, इसको तो ड्राइव होम करवाना ही पड़ेगा ना। इसकी बात सीधे मुंह समझ में कहां आती। इसमें आइए जरा, ड्राइव समवन अप द वॉल या ड्राइव समवन अप अ वॉल, किसी को वॉल तक पहुंचा देना। यानी जैसे मान लो आप किसी की बातें आपको इरिटेट कर रही हैं, किसी की बात आप इरिटेट कर रही हैं, आप थोड़ा दूर हो गए और थोड़ा दूर हो गए, पीछे पीछे आया जा रहा है, फालतू बात करे जा रहा करे जा रहा करे जा रहा, तुम इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल भैया दीवार तक ले आए। अब इससे ज्यादा अब मैं इग्नोर कर नहीं सकता, किसी को इस लिमिट तक परेशान कर देना कि वो अब उससे ज्यादा इग्नोर ना कर पाए, हद से ही ज्यादा किसी को इग्नोर कर देना। अब कैसे याद करोगे? मान लो आपको कोई इरिटेट कर रहा है, आप थोड़ा सा दूर हो गए, आपने टॉपिक अवॉइड करने की कोशिश करी, बच रहे हो, लेकिन बिल्कुल रास्ता ही खत्म कर दिया, दीवार तक ले आया, मतलब हद तक इरिटेट कर दिया तुमने, जितना अवॉइड करने की कोशिश कर सकते थे तुमने कर लिया, फिर नहीं। अच्छा, आई सैंग इन द बाथ, आई सैंग इन द बाथ एंड ड्रॉ माई पेरेंट्स ऑफ द वॉल। मैं गाने गा रहा था बाथरूम में और मैंने अपने पेरेंट्स को पूरा ड्रॉ ऑफ द वॉल कर दिया, मतलब फुल इरिटेट कर दिया। बेटा बाहर आओ, एक बार बाहर आओ, फिर तुम्हारी होगी ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन क्या होगा? बढ़िया इलाज होगा तुम्हारा। योर कॉन्स्टेंट टैपिंग इज गिविंग मी ड्राइविंग मी अप द वॉल। जैसे पैर ऐसे टक 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 नहीं करते, तो ये जो तुम्हारी कॉन्स्टेंट टैपिंग है, ये मुझे ड्राइव कर रही है अप द वॉल, मतलब मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। इस पे ये जरा, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज डाइंग और फॉलिंग डाउन इन लार्ज नंबर। अब जैसे ये सिंपल सा इसका ओरिजिनेशन है, जैसे मक्खियां हो गई बहुत ज्यादा, वहां कोई केमिकल वगैरह छिड़क दिया जाता है, तो उड़ती हुई अचानक से एकदम कट 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 सारी इकट्ठी गिरती हैं, इकट्ठे मरते हैं। तो ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, जैसे मक्खियां गिरती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा होंगी तभी छिड़काव किया जाता है कुछ कुछ चीज का, और अचानक से वो सारी की चीज फिर एकदम मर के गिरती हैं। तो बड़ी संख्या में मरकर गिरना, बड़ी संख्या में मरना या नीचे गिरना। जैसे मान लो हिट मार दिया, कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं, हिट मार दिया, तो नीचे तुम फर्श पे देखोगे मच्छरी मच्छर मच्छरी मच्छर नजर आएंगे तुम्हें। हीट जो है वो इतनी ओवरवेलमिंग थी, हीट इतनी ज्यादा थी कि लोग ना मक्खियों की तरह गिर रहे थे, मतलब उसकी वजह से मर रहे थे। अभी कोरोना का इफेक्ट इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि लोग जो है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, मक्खियों की तरह मर रहे हैं। While other retailers are dropping like flies, supermarkets are making fat profit। बाकी जो छोटे रिटेलर्स हैं वो फ्लाइज की तरह गिर रहे हैं, मतलब उनका धंधा खराब हो रहा है। सुपरमार्केट जो है वो फैट प्रॉफिट बना रही है, मतलब खूब पैसा कमा रही है। नेक्स्ट पर ड्रॉप नेम्स, नाम गिराना, गिराना मतलब नीचे लाना नहीं, मतलब
किसी को पता ना, या आपने दिल्ली विल्ली में देखा होगा, अरे तेरे को पता मेरा बाप कौन है, पता है क्या, अरे मेरा फूफा जी वो फलाने वो डिपार्टमेंट के वो हैं। जब आप नाम गिनाने लग जाते हो, फेमस लोगों के नाम लेना ताकि आप किसी और को इंप्रेस कर सको, फेमस लोगों के नाम लेना ताकि आप किसी और को इंप्रेस कर सको, ठीक है। ड्रॉपिंग नेम्स का बेसिकली मतलब होता है जब आप किसी फेमस आदमी का नाम लेते हो, अरे मेरे चाचा जी के दोस्त ऐसे कमिश्नर हैं, वो वाला, हाँ चाचा विधायक हैं हमारे, वो वाली फोटो डाल लेना, इसके अंदर फोटो चेंज कर लेना, ठीक, वो वाली माइंड में फोटो डाल लेना, या चाचा विधायक है हमारे, फेमस आदमी का नाम लेना ताकि दूसरों को आप इंप्रेस कर सको। हर कांस्टेंट नेम ड्रॉपिंग इज इरिटेटिंग, वो जो लगातार वो बड़े बड़े लोगों का नाम लेता रहता है ना, या वो लेती रहती है बिना काम के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, बात भैया बड़ी इरिटेटिंग है। द असिस्टेंट कैरिड ऑन टेकिंग The assistant carried on talking to his mate, name dropping all the famous riders he knew. ये जो असिस्टेंट है ये बात करता रहा अपने दोस्त से और नेम ड्रॉप कर रहा था, मतलब नाम लिया जा रहा था फेमस राइडर्स का जिनको वो जानता है। नेक्स्ट पाजी, मैंने बच्चे कल भी बताया था, जो भी बच्चे इधर उधर के कमेंट करते हैं, मान लो अपन कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ लोग आपस में हाल चाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग इंस्टा आइडिया शेयर करते फिर रहे हैं, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे जो मेन जो असली तुम्हारा क्या है यार, तुम 2 महीने का थ्योरी का कोर्स करते हो, ज्यादा ज्यादा 1-2 प्रैक्टिस बैच कर लोगे, वो कैब बैच लगा लोगे, 3-4 महीने पढ़ के तुम अपना प्रैक्टिस करोगे, नौकरी लग जाओगे। तुम्हारा मेरा साथ कितने दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का। इसी टाइप के बच्चे तो 3-3, 4-4 साल कोचिंग लेंगे, कभी मेरे पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। यही तो है वो असली वाले दोस्त मेरे। इनके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, ध्यान रखना। इनको खूब इमोजी भेजने दिया करो, खूब फालतू इधर उधर की बात करने दिया करो। असली यही है। 10-10 बार सब्सक्रिप्शन कौन रिन्यू कराएगा, यही तो कराएंगे। तुम कितना साथ दोगे मेरा। नेक्स्ट बताइए, एक्सक्यूज माई फ्रेंच, एक्सक्यूज माई फ्रेंच। अब यहां पे क्या था देखना, पहले जो फ्रांस है बेसिकली इंग्लैंड का पार्ट हुआ करता था, ये जो फ्रांस है बेसिकली इंग्लैंड का पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर वो अलग हो गया, है ना, लड़ाई वड़ाई हो गई इनकी काफी ज्यादा। तो ये पहले जब इंग्लैंड मतलब फ्रांस जो है बहुत बड़ा पार्ट होता था, फ्रांस फ्रेंच बोली जाती थी खूब खूब हद तक। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड वालों ने अपनी अलग इंग्लिश को पूरा वो कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो वो ऐसे कहते थे कि ये फ्रांस वाली जो भाषा है ये तो इतनी गंदी है, गाली के समान है। ये फ्रांस वाली जो भाषा है ये तो इतनी बेकार है जैसे गाली के समान है ये तो भी हमारी लैंग्वेज अंग्रेज मानते थे, अंग्रेज अपने आप को थोड़ा वैसे भी हाई फाई मानते हैं, तो हमारी लैंग्वेज जो बहुत पॉश है, सोफिस्टिकेटेड लोगों की लैंग्वेज है, जेंटलमैन लैंग्वेज है ये। तो ये फ्रांसीसी फ्रांस मतलब फ्रेंच में बात करना तो बिल्कुल लोअर दर्जे का काम माना जाता था, यानी जैसे गाली दे दी हो किसी को। फ्रेंच वो अंग्रेज जो है फ्रांसी मतलब उनका मजाक उड़ाने के लिए ये फ्रेज निकला था। मान लो कोई गलती हो जाए, अरे जैसे होता ना, इसमें वो वाली फोटो सबसे अच्छी रहती, मेरी जबान फिसल गई, मेरे मुंह से निकल गई, वो वाली जो फोटो है वो सबसे बढ़िया रहती। तो फ्रेंच मतलब फ्रेंच में अगर बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रांसीसी भाषा तो इतनी गंदी जैसे गाली देती हो। तो फिर ये फ्रेज बन गया कॉमन कि कोई भी गलती कर देता था, अरे यार फ्रेंच बोल दी मैंने, मतलब कोई गलत बात बोल दी। फ्रेंच का मतलब ही निकल गया जैसे गाली या कुछ गलत बात, ठीक। तो अगर आप किसी को कह रहे हो एक्सक्यूज माई फ्रेंच, तो इसका मतलब होता है कोई गलत बात, कोई गाली देने के लिए माफी मांगना। आपके मुंह से मान लो कोई गाली निकल गई तो आप क्या कहोगे, प्लीज एक्सक्यूज माई फ्रेंच, मतलब मेरे मुंह से जो गलत बात निकल गई उसके लिए माफी चाहूंगा, मेरे मुंह से निकल गई, जबान फिसल गई, वही वाला। एक्सक्यूज माई फ्रेंच बट इज दिस टेस्टेड लाइक शिट। भैया मैं ये जो गलत वर्ड यूज कर रहा हूं इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये जो तूने दिया ना सर्व किया, इसका टेस्ट एकदम शिट जैसा था। पार्डन माई फ्रेंच, मैं माफी चाहूंगा मेरी फ्रेंच के लिए, मतलब ये जो गलत बोलने वाला हूं, बट दैट्स डैम्ड शेम, ये भैया शर्म की बात है। नेक्स्ट पढ़िए, फेंट हार्टेड। फेंट एक तो बेहोश हो जाना होता है, फेंट मतलब कमजोर, कमजोर दिल वाला। फेंट हार्टेड मतलब कोई कमजोर दिल वाला। लैकिंग करेज और रेजोल्यूशन, जिसमें कोई करेज की कमी हो, रेजोल्यूशन की कमी हो, डरपोक। वोटर्स में बी रेडी टू पनिश द पॉलिटिशियन हु डिवाइज्ड अ फेंट हार्टेड सॉलिडरिटी पैक्ट। वोटर ना तैयार हो गए हैं, तैयार है किस चीज को, उस पॉलिटिशियन को पनिश करने के लिए जिसने डरपोक टाइप का सॉलिडरिटी पैक्ट किया, मतलब कोई अच्छा पैक्ट नहीं लेके आए। फंड मैनेजर्स आर नॉट द फेंट हार्टेड इन्वेस्टर। ये जो फंड मैनेजर होते हैं ना, डरपोक इन्वेस्टर नहीं होते, मतलब खुला पैसा लगाते हैं बढ़िया। इस पे आ जाइए जरा, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट इसको समझिएगा जरा। मान लो जैसे होता ना लाइन होती है ऐसे, फॉल फ्लैट तो आपको पता है जैसे अपनी लाइफ लाइन होती है, ऐसे 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 हार्ट बीट ऐसे चल रही होती है। अगर कोई चीज बिल्कुल ऐसे लाइन ऐसे हो जाती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, डेड हो जाना, मर जाना, है ना। अगर किसी की कोई बात है, कोई चुटकला या कोई ऐसी चीज किसी ने कोई बात रखी आपके आगे और दैट फेल फ्लैट, मतलब वो फ्लैट निकली,
वो फ्लैट निकली मतलब उसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, वो बिल्कुल बोरिंग थी, या फिर उससे जो आप प्रभाव एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपकी उम्मीद थी, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब उससे जो आपकी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, उसका जितना प्रभाव आना चाहिए था वो नहीं निकला। ठीक। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, फेल कंप्लीटली टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड इफेक्ट। जो आपने उससे इफेक्ट सोचा था कि इससे ये आएगा, वो फ्लैट हो गई, बिल्कुल मतलब डेड जैसी हो गई। मान लो कोई मूवी फ्लॉप हो जाए, दैट मूवी फॉल फ्लैट, मतलब वो कोई कमाई नहीं कर पाई, वो फ्लैट निकली, बिल्कुल बिल्कुल बोरिंग थी, उसमें कुछ भी इंटरेस्ट का पार्ट नहीं था। ही मेड सेवरल जोक्स एंड ईच ऑफ देम फेल फ्लैट। उसने बहुत सारे चुटकुले सुनाए, उसने बहुत सारे चुटकुले सुनाए। ही क्रैक्ड द जोक होना चाहिए था वैसे, उसने बहुत सारे चुटकुले सुनाए, लेकिन हर कोई उनमें से जितने भी चुटकुले थे सारे के सारे फल फ्लैट हो गए, मतलब कोई उछाल नहीं ला पाए, कोई इंटरेस्ट नहीं ला पाए। विदाउट हिम होल इवनिंग हैव फॉलन फ्लैट। उसके बिना तो पूरी इवनिंग ही फॉल फ्लैट हो जाती, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी रहा होगा कोई जिसके लिए आप ये बात बोल रहे हो। नेक्स्ट बताइए, फॉल आउट। फॉल आउट का बेसिकली मतलब होता है अनप्लीजेंट रिजल्ट्स और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और सम इवेंट। अगर किसी चीज के नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं कि ये इस चीज का फॉल आउट है, मतलब इसकी वजह से ये फॉल आउट हो गया, मतलब नेगेटिव प्रभाव आ गए। ये जो पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ, पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ द रेवोल्यूशन हैज बीन इमेंस। ये जो राज उजागर हुआ ना, उसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ, मतलब ये जो सरकार वरकार गिर गई, ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ। ही ब्लेम्ड द पॉलिटिकल फॉल आउट फॉर द स्कैंडल ऑन द रिपब्लिकन्स। उसने जो पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ ना, इसका इसका जो जिम्मेदार ठहराई, वो उस स्कैंडल को ठहराया। नेक्स्ट पर जाइए, फायर समवन्स इमेजिनेशन। फायर समवन्स इमेजिनेशन। अब किसी के इमोशंस को फायर करने का मतलब क्या होता है? इमोशंस को फायर करने का मतलब क्या होता है? जगा देना, है ना। जैसे उसने मेरे दिल में प्यार की आग जला दी, हिंदी में सुना होगा गानों में, उसने मेरे दिल में प्यार की आग लगा दी, प्यार की आग जला दी। तो यहाँ पे फायर का बेसिकली मतलब है किसी चीज को स्टार्ट कर देना, किसी चीज को जगा देना। तो किसी की इमेजिनेशन को जगा देना, किसी की इमेजिनेशन को जगा देना, यानी जैसे होता ना किसी को किसी काम में इंटरेस्टेड कर देना। ये वो नहीं करते ये एमएलएम वाले, मार्केटिंग वाले। क्या आप भी चाहते हैं आपके पास बीएमडब्ल्यू हो? क्या आप भी चाहते हैं आप अपने बच्चे को फरारी गिफ्ट में दें? तो फलाना फलाना फलाना, तीन के नीचे तीन आदमी जोड़िए, है ना। तो फायर समवन्स इमेजिनेशन मतलब किसी को किसी चीज के बारे में बहुत इंटरेस्टेड कर देना। उसके जैसे ख्याली पुलाव से नहीं बनवा देते आप, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, इतना पैसा आ जाएगा, इस टाइप से। तो आप क्या कर रहे हो? किसी को किसी काम में इंटरेस्टेड कर रहे हो, किसी को किसी काम में इंटरेस्टेड कर रहे हो। ही फायर द इमेजिनेशन ऑफ कंटेम्पररीज एंड ऑफ लेटर जनरेशन। उसने फायर कर दिया इमेजिनेशंस, मतलब जगा दी अपने जो साथ में काम करने वाले थे उनकी और आगे वाले जनरेशन की भी। द चेंजेस हैव फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अदर्स ऑन द आइलैंड। ये जो चेंजेस है ना, ये जो बदलाव आए हैं, इसने इमेजिनेशन जगा दी है और लोगों के भी साइलेंट पे। नेक्स्ट पे जाइए, फॉर कीप्स। ये अच्छा है, मतलब अलग है, इसका बिना ओरिजिनेशन पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर कीप्स, देखो समझना जरा, कुछ तो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ये वाला, इसके लिए कोई ओरिजिन की जरूरत नहीं है, फेंट हार्टेड आपको देखते याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक्सक्यूज माय फ्रेंड्स के लिए खैर आपको ओरिजिन चाहिएगा, ड्रॉप नेम्स के लिए ड्रॉप लाइक फ्लाइज, ये भी आपको देखते ही हो जाएगा। तो कुछ होते हैं वो देखते याद हो जाते हैं, और कुछ के लिए अपने को चाहिए होता है थोड़ा सा कि आपको हल्का सा ओरिजिन बता दिया जाए, ठीक है। फॉर कीप्स को देखिए जरा, इसका ओरिजिन देखिए। हाँ, फेंट हार्टेड चिकन हार्टेड बात एक ही है बच्चे। कंचे होता है ना, कंचे कंचे दो टाइप से खेले जाते हैं, कंचे दो टाइप से खेले जाते हैं। एक तो फ्रेंडली मैच जैसे भी, हाँ ठीक है थोड़ी देर खेलेंगे, जीत गए, मतलब तू तेरे 20 कंचे दे दे, मैं मेरे 20 कंचे दे देता हूँ, और अपन दोनों खेलेंगे थोड़ी देर ऐसे ऐसे, और जाते जाते वापस अपने 20-20 लेंगे और घर को चले जाएंगे, ठीक है। और एक जो होता है कि भैया जो जीत गया वो घर लेके जाएगा, वो कंचे उसके हो जाएंगे, ठीक। तो दो टाइप के से कंचे खेले जाते हैं। जो ये वाला होता है ना कि जिसमें जो जीत गया वो सारे कंचे हमेशा अपने पास रखेगा, कीप मतलब किसी चीज को रखना, फॉर कीप्स मतलब ये वाली जो गेम है भैया फॉर कीप्स होगी, मतलब जो जीत गया वही कीप करेगा, जो जीत गया वही कीप करेगा, मतलब वही अपने पास रख लेगा उन कंचों को। कहानी आ रही है समझ में? तो किसी चीज को परमानेंटली इनडेफिनेटली करना, स्थायी रूप से करना। इफ समथिंग इज फॉर कीप्स मतलब वो हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी। जैसे कंचे आप जब जीत जाते हो तो परमानेंट वो आपके पास आ जाते हैं। तो फॉर कीप्स का मतलब है कोई चीज जो परमानेंट हो, कोई चीज जो इनडेफिनेट मतलब स्थायी रूप से फिक्स हो गई वो चीज, ठीक है। ही एडवाइज देम टू लीव द टाउन फॉर कीप्स। उसने उनको सलाह दी कि फॉर कीप्स परमानेंटली चले जाओ, हमेशा के लिए चले जाओ। वंस द आर्मी मूव्स इन इट विल बी देयर फॉर कीप्स। एक बार आर्मी अंदर आ गई तो वो हमेशा के लिए रहेगी, परमानेंटली रहेगी, फॉर कीप्स रहेगी। नेक्स्ट पर फॉर टू द बिटर एंड। फॉर टू द लड़ाई करना कहां तक?
लड़ाई करना कहां तक, बिटर एंड, मतलब बिटर का मतलब यहाँ पे कड़वा वाला बिटर नहीं है, मतलब भयानक एंड तक। जैसे आपने बिटरली कोल्ड सुना होगा, मतलब बहुत कड़ाके की सर्दी। बिटर का मतलब है यहाँ पे भयानक, बैड बेसिकली, मतलब बिल्कुल अंत तक, जब तक कुछ खत्म ना हो जाए। बिटर एंड का मतलब बेसिकली जब तक किसी की मौत ना हो जाए, इस हद तक लड़ना। अब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, सुना होगा ये। मतलब उस स्टेज तक लड़ाई करना, उस स्टेज तक लड़ाई करना जब तक एक आदमी मर ना जाए। कब तक लड़ाई करना, फॉट टू, कौन से एंड तक, बिटर एंड, मतलब बिटर एंड का मतलब दुखद एंड, मतलब एक बंदे का जब तक मौत ना हो जाए तब तक लड़ाई करना। प्रेसिडेंट अपने अपने प्लान के लिए लड़ा बिटर एंड तक, मतलब पूरी उसने जान झोंक दी लास्ट एंड तक। he vowed that he would keep fighting until the bitter end, उसने शपथ ली कि वो लड़ता रहेगा बिटर एंड तक। इसमें बताइए जरा, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, ये एक्चुअली शिप से रिलेटेड है, ये इसका ओरिजिन। शिप का जो अगला हिस्सा होता है दैट इज नॉन एज स्टेम, और जो पिछला हिस्सा होता है दैट इज नॉन एज स्टर्न। इसका शिप से ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है इस ईडीएम का, वो लेना देना है शिप से। शिप का जो अगला ये चोंच वाला हिस्सा होता है दैट इज नॉन एज स्टेम, और ये जो पिछला हिस्सा होता है दैट इज नॉन एज स्टर्न। ये शिप के पार्ट से रिलेटेड बना है ये, यानी किसी चीज का बिल्कुल पूरा शुरू से लेकर अंत तक, किसी चीज का बिल्कुल पूरा शुरू से लेकर अंत तक। ठीक, इस पे देखिए जरा, द शिप वॉज अब्लेज फ्रॉम स्टेम टू सन, मतलब ये जो शिप था, जहाज था, इसमें आग लग गई बिल्कुल शुरू से अंत तक। व्हेन आई हैड द फ्लू आई ऑनेस्टली एक फ्रॉम स्टेम टू सन एंड कुडंट गेट आउट ऑफ बेड फॉर डेज। जब मेरे फ्लू हुआ ना, तो भैया सही बता रहा हूँ, दर्द हुआ मुझे शुरू से लेकर अंत तक, मतलब बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिसमें दर्द नहीं हो रहा हो, और मैं उठ नहीं पाया था बहुत दिनों तक। नेक्स्ट पढ़िए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराइयों से, है ना, वेरी सिंसियरली, पूरा मन लगा के, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना पूरे इमोशंस के साथ, मतलब मजाक के लिए नहीं, पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से। I always love you and I mean it from my bottom of my heart. From the I will always love you and I mean it from the bottom of my heart. मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, और ये बात मैं अपनी बॉटम ऑफ माई हार्ट से बोल रहा हूँ, दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब मैं माफी चाहूंगा, मैं शर्मिंदा हूँ, और ये बात मैं अपनी दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ। अब वैसे तो घोटालों में 50 में नाम आया, लेकिन तुम्हें पता है सरदार जी, देखो बेईमान तो नहीं किसी भी कीमत पे, है ना। तो अगर ये कह रहे हैं कि भैया I was not part of, I wasn't the part of this 3G scam and I say this from the bottom of my heart, मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ। नेक्स्ट बताइए, गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग का मतलब होता है बेसिकली जल्दी से एक्ट करना, डिसाइसिवली एक्ट करना। इसका जो बच्चे ओरिजिन है वो बहुत ऊट पटांग है, उससे आपको याद होगा नहीं, इसलिए मैं इसको दो और नेमोनिक से इसको याद करा रहा हूँ। गेट क्रैकिंग का मतलब होता है जल्दी से एक्ट करना, डिसाइसिवली एक्ट करना। अब क्रैक माने क्या होता है, तोड़ना। क्रैक माने क्या होता है, तोड़ना। अक्सर ऐसी सिचुएशन में क्या आता है, अंदर से भैया चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, दया दरवाजा तोड़ो, मतलब जल्दी से किसी काम को जल्दी से करना, डिसाइसिवली करना, निर्णायक रूप से करना, मतलब सोच समझ के, मतलब सोच समझ के तो क्या, डिसीजन ले लेना फटाक से। तो यहाँ पे ज्यादातर टिकट जो है भैया बिक चुकी है, और गेट क्रैकिंग मतलब फुर्ती दिखाओ, अगर तुम्हें भी एक चाहिए तो वाउचर जो है वो रिडीम किए जा सकते हैं 14 सितंबर से पहले। तो गेट क्रैकिंग मतलब जल्दी मचाओ, उनको कैश करवाना है तो। गिव अ वाइड बर्थ टू, गिव अ वाइड बर्थ, गिव किसी को देना, एक वाइड मतलब चौड़ा, बर्थ मतलब बेसिकली दूरी। गिव अ वाइड बर्थ टू इसका मतलब किसी से दूरी बनाए रखना, गिव अ वाइड बर्थ टू मतलब किसी से दूरी बनाए रखना। अब ये भैया जी इन पर लाइन मार रहे हैं रोज ताकते हैं, फिर इसने ये दूर रहो, एक बार समझा रहे हैं प्यार से, ऐसे वाला। गिव अ वाइड बर्थ टू मतलब किसी को इग्नोर करना, किसी से दूरी बनाए रखना। आई टेंड टू गिव द सिटी सेंटर अ वाइड बर्थ ऑन सैटरडेज बिकॉज इट्स टू बिजी, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि भैया जो सिटी का सेंटर है वहां पे बिल्कुल ना जाऊं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है। आई कुड सी दैट शी वाज इन अ बैड मूड सो आई गेव हर अ वाइड बर्थ, मुझे पता लग गया था कि उसका मूड खराब है, इसलिए आई गेव अ वाइड बर्थ, मतलब मैं दूरी रहा उससे। दूरी बच्चे दूरी। गिव इट अ शॉट, अगर मैं कहूं कि लेट्स गिव इट अ शॉट, चलो इसे भी एक ट्राई दे देते हैं। जैसे आप शॉट देते हो, शॉट का मतलब बेसिकली अटेम्प्ट, यहाँ पे शॉट का बेसिकली मतलब है अटेम्प्ट। इफ यू गिव समथिंग अ शॉट, इसका मतलब होता है आप वो करने की अटेम्प्ट करते हो, आप वो चीज करने के लिए अटेम्प्ट करते हो। आई हैव नेवर कुक्ड अ मील फॉर दिस मैनी पीपल बट आई विल गिव इट अ शॉट, मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया, तो चलो लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई देते हैं, गिव इट अ शॉट। शॉट का मतलब है यहाँ पे अटेम्प्ट, यहाँ पे शॉट का मतलब अटेम्प्ट, लेट्स गिव इट अटेम्प्ट, लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स गिव इट अ ट्राई मतलब किसी चीज के लिए ट्राई करना। इफ यू गिव समथिंग अ शॉट मतलब आप उस चीज के लिए ट्राई करते हो। आई हैव नेवर बीन वेरी गुड एट बेसबॉल बट आई विल गिव इट अ शॉट, मैं को ज्यादा अच्छा नहीं रहा बेसबॉल पे, लेकिन मैं इसको एक चांस दूंगा। मतलब आप गली में खेल रहे हो, बेसबॉल खेल लो, बेसबॉल खेल लो, भले गली में बच्चे खेलो, यार मैं ज्यादा बढ़िया तो नहीं खेलता, लेकिन चलो ट्राई करके देखता हूँ, वो मतलब है इसका। इस पे आ जाइए,
गिव समवन कोल्ड शोल्डर, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। अब इसके दो ओरिजिन पढ़ाए जाते हैं। एक ओरिजिन थोड़ा सा सुनिएगा, दोनों बताता हूं, वैसे ऑथेंटिक वाला कौन सा वो बता देता हूं। इसके दो ओरिजिन है। एक ओरिजिन इसका मतलब जबरदस्ती जो बनाया हुआ है, जिसको ग्रामेरियंस मानते नहीं है, वो वाला ऐसा है जैसे मटन बनाते हैं, ठीक है, नॉन वेज में मटन बनाते हैं, शायद मटन कहते हैं अपन, बकरे के मीट को मटन कहते हैं शायद। तो क्या है उसमें बेसिकली जैसे होता है ना, मुर्गे का लेग पीस होता है, तो उसका बेसिकली शोल्डर का पीस होता है, ठीक है, उसका शोल्डर का पीस होता है जो माना जाता है कि टेस्टी होता है, ठीक। अब मान लो कोई तुम्हारे घर मेहमान आया, कोई तुम्हारे घर मेहमान आया, एक दिन पहले दिन होती है खूब खातिरदारी, बढ़िया ये 4 तरह की सब्जी बनेगी, ये वो ऐसा कुछ है। धीरे 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 फिर वो होता है ना, नॉर्मल हो जाता है, फिर ऐसे लगता है भाई कब जाएगा यार, कब निकलेगा यहाँ से, तुम ये रोज सोच रहे होते हो। तो फिर तुम क्या करे उसको, तुमने क्या करा उसको ठंडा खाना दे दिया, तुमने क्या करा उसको, तुमने उसको ठंडा खाना दे दिया, ठंडा मटन दे दिया। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, ठंडा मीट दे दिया। यानी आप चाहते हो कि भैया तू चला जा, यानी अब उसको इग्नोर करना शुरू कर देना, यानी इग्नोर करना शुरू कर देना, किसी को अनफ्रेंडली मैनर में ट्रीट करना, ठीक। एक ओरिजिन तो इसका ये वाला है। दूसरा जिसको मोस्टली ग्रामेरियंस मानते हैं, मैंने आपको पहला भी इसलिए बताया क्योंकि वो याद करने में वो वाला आसान है, ठीक है। ये दूसरा उसको मतलब, लेकिन ग्रामेरियंस मानते नहीं है उसको, वो गलत ओरिजिन माना जाता है कि वहां से नहीं ओरिजिनेट हुआ ये। अब दूसरा वाला जो है उसको समझिए, कोल्ड रिस्पॉन्स सुना तुमने, कोल्ड रिस्पॉन्स, बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया यार उसने मुझे, हिंदी में सुना ये वाली चीज। मान लो आपने किसी को कोई बात बताई कि ऐसे ऐसे, यार उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया, ये सुना है। अगर आप किसी को कोल्ड शोल्डर देते हो, अगर आप किसी को कोल्ड शोल्डर देते हो, मतलब कोई बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दिया आपने, ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया बेसिकली उसकी बात का। जैसे होता ना भी, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई बात कहते हैं, अगर अपन एक्साइटेड, अरे हाँ हाँ, मतलब कंधे फुल ऊपर जाएंगे, या बिल्कुल ना, अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे। तो बड़ा मतलब आपने कोल्ड शोल्डर दिया, बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया, मतलब आपके जो शोल्डर्स थे वो खास कोई मूव नहीं हुए उसके रिस्पॉन्स में, यानी आपने उसकी बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी, आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने उसको अनफ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया। दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। हिज वाइफ वॉज एंग्री एंड गिविंग हिम कोल्ड शोल्डर, उसकी वाइफ जो थी नाराज थी और उसे कोल्ड शोल्डर दे रही थी, मतलब उसको इग्नोर कर रही थी। द यंग एंटरप्रेन्योर वॉज गॉट अ कोल्ड शोल्डर फ्रॉम द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, वो जो बड़ी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट थी वो लेके गया होगा अपना प्रोजेक्ट ये बंदा, तो उसको कोल्ड शोल्डर मिला, मतलब कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसे इग्नोर कर दिया गया। गिव अप द गोस्ट, गिव अप द गोस्ट, गोस्ट का मतलब यहाँ पे बच्चे भूत नहीं, यहाँ पे आत्मा मतलब है, गिव अप द सोल मतलब है बेसिकली इसका, मतलब शरीर से आत्मा अलग हो जाना, शरीर से आत्मा अलग हो जाना, शरीर से आत्मा अलग हो जाना, मर जाना, या फिर किसी काम को त्याग देना, मतलब हार मान लेना कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे दो मतलब है, एक तो इसका लिटरल मीनिंग है बिल्कुल मर जाना, और एक इसका मतलब जो आप गिव अप कर देते हो ना कि भैया ठीक है, हमने वो जो दिमाग में जो वो भूत वाला, मतलब जैसे होता ना, तो भूत आ गया क्या तेरे अंदर, मतलब किसी काम की जिद्दी को कीड़ा पकड़ लिया क्या तूने कि ये काम करना ही करना है, तो उसको गिव अप कर देना, ठीक। सर आप ये पिक्स कहाँ से लाते हो? ये पिक्स लाता हूँ बच्चे, रात को बैठता हूँ 11 बजे और 3 बजे तक आपकी क्लास रेडी होती है, एक क्लास बनाने में 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये चीजें, ये स्टोरीज ढूंढने में, ये फोटोज अटैच करने में, ये 4-4 घंटे लगते हैं। इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना फीडबैक अपने दोस्तों को शेयर कर दें, दैट्स ऑल, इतना ही चाहिए। अच्छा लगा तो बस बता देना, बात खत्म, ठीक है। और ये जैसे बच्चा कह रहा है सर मुझे रख लो, बच्चे मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं आती, मैं थोड़ा ना इन मामलों में बड़ा चूजी सा आदमी, इन मामलों में बहुत ज्यादा चूजी सा आदमी हूँ। अगर कंटेंट वाले बना के भी भेज देते हैं तो मैं उसकी 70-80% चेंज करा देता हूँ, क्योंकि मुझे जब तक खुद सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, जब तक मुझे नहीं लगेगा ना नेमोनिक्स ये फोटो बढ़िया, तब तक मेरी संतुष्टि नहीं आती उसमें। गिव अप द गोस्ट का बेसिकली मतलब है आत्मा अलग हो जाना, शरीर अलग हो जाना, ठीक है। अब तुम्हें भूतनी भी क्यूटी लग रही, मुझे पता तुम्हारा वो लुच्चे आदमी है। मैं all I cherished from my early childhood had been denied me, so I simply gave up the ghost. डिनाइड मी मत लिखो, हैड बीन डिनाइड लिखो। जो भी मुझे पसंद था बचपन से, जो भी मुझे पसंद था, हमेशा उस चीज के लिए मना कर दिया गया, इसलिए मैंने गिव अप द गोस्ट कर दिया, मतलब मैंने उसके लिए ट्राई करना बंद कर दिया कि बस ठीक है, चाहिए ही नहीं भाई। और ओल्ड टीवी हैड फाइनली गिवन अप द गोस्ट, मतलब जो हमारा पुराना टीवी था फाइनली अब वो बंद हो गया। नेक्स्ट बारी इसका ओरिजिन बहुत बढ़िया, पिक्चर से मजा नहीं आएगा इसमें, ओरिजिन से मजा आएगा इसका, समझना। गिविंग अ पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग का एक पीस देना। अब इसका मतलब समझिए जरा क्या है। माइंड का यहाँ पे मतलब है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है।
जरा समझने की कोशिश करना। अक्सर क्या होता है, मान लो आपको किसी की कोई चीज बुरी भी लगती है, आपको मान लो किसी की कोई चीज बुरी भी लगती है, तो आप क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, अब बोलते नहीं। ये सोशल कन्वेंशन होता है ना, मान लो कोई बंदा है और बदबू आ रही बहुत ज्यादा, ठीक है, नहाया नहीं 3-4 दिन से, लेकिन अपन फिर बोलते नहीं। ऐसी लड़कियां हैं, लड़के भी खूब करते हैं, कई बार इतना डीओ लगा लेते हैं, लगा लेती हैं, इतना डीओ मार लेती हैं, सामने वाले की सांस घुट जाए। मतलब नहा के चलते, होता क्या है, नाक भी तो अडाप्ट हो जाती है। 10-15 मिनट बाद उनको तो सुगंध आती नहीं, क्योंकि उनकी नाक उसके हिसाब से अडाप्ट हो गई, दूसरा आदमी चाहे सांस घुट के मर जाए। तो अक्सर अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। अक्सर अपन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, चल कोई बात नहीं, ठीक है भैया। लेकिन अगर आपके माइंड में जो कुछ आ रहा है, जो जो आप अपने दिमाग में, आप जो गुस्सा है, जिस चीज से इरिटेटेड, जो आपके दिमाग में आ रहा है, मान लो आपका कहने का मन है कि बहन मास्क भी साथ साथ बांटती चलती, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और बांट दिया कर इतना डीओ लगा के जब चलती हो। अगर मान लो तुम ये उसको कह दो, तो तुमने क्या किया, अपने माइंड का एक पीस, मतलब तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है उसका एक हिस्सा उसे दे दिया। मतलब जो तुम्हारे मन में आया, किसी के लिए अक्सर गुस्से के लिए यूज किया जाता है, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो उसको तुमने दे दिया। ये इसका मतलब है। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन अबाउट समथिंग दे हैव डन, किसी ने अगर कुछ गलत किया है उसके बारे में गुस्से में उनको बता देना। अक्सर हम अपने आप को रोक लेते हैं, लेकिन जब हम बता दें तो क्या हो जाता है, गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड, यानी अपने दिमाग का एक हिस्सा दे देना, यानी जो आपके दिमाग में चल रहा है सामने वाले को साफ साफ ब्लंट मैनर में कह देना। ठीक, ये था जी इसका ओरिजिन। अब ये इग्नोर करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, फिर इसने तो जिसके दिमाग में था ना, इसको बता ही दिया, ले भैया तू है ही, मतलब अब जैसे टीचर है, बार बार एक बच्चा कोई फालतू सवाल करे जा रहा है, नहीं है, मतलब बार बार 20 बार उसको एडवाइस कर दिया, 20 बार समझा दिया, नहीं मान रहा, फिर जो उसके मन में आ रहा था टीचर ने बोल ही दिया, मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा, सीधी बात, नो बकवास, तेरे बस की नहीं है, तेरे से हो ही नहीं पाएगा, बिना मतलब माँ बाप का पैसा खराब मत कर। नेक्स्ट बाजी, आई एम गोइंग टू गिव द मैकेनिक अ पीस ऑफ माई माइंड इफ द कार इज नॉट फिक्स दिस टाइम, अगर गाड़ी इस बार ठीक नहीं हुई ना, तो मैं भैया पीस ऑफ माई माइंड दे दूंगा, मतलब जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना सब बोल दूंगा उसको। He stopped making so much noise after I went over there and gave him a peace of mind. वो उसने भैया, उसने वो जो आवाज कर रहा था वो करनी बंद कर दी जब मैं वहां गया और अपना पीस ऑफ माइंड दे दिया, मतलब जो जो मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने साफ साफ उसको कह दिया। ये इसका मतलब है। इसमें बताइए जरा। आशुतोष कह रहे हैं विच न्यूज पेपर इज गुड, ऑल न्यूज पेपर्स आर गुड। पढ़ने वाले बनिए, जो आपको पसंद हो उसको कंटिन्यूटी से पढ़िए, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, चाहे द हिंदू पढ़िए, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, जो पसंद हो वो पढ़िए। आप लोगों ने बच्चे सबने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप सबने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप एक काम करिए, मेरा कोई भी बैच चला लेना, मेरा कोई भी बैच चला लेना थ्योरी वाला, उसकी 5वीं क्लास देखिएगा, उसमें मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, ऐसे पढ़ना चाहिए, 2-2 सब्जेक्ट चलाने चाहिए, नोट्स ऐसे बनाने चाहिए, वो कैब ऐसे करनी चाहिए, ग्रामर ऐसे करनी चाहिए, हाँ कि ना। तो इसको देख लीजिएगा 5वीं क्लास को। अब ये जो बच्चे ना जो लिख रहे हैं अमर उजाला कैसा रहेगा, दैनिक जागरण कैसा रहेगा, बच्चे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्यों मंदबुद्धि वाले काम कर रहे हैं? क्या जोक मारा, वाह वाह वाह, सारे तालियां बजाओ इन दोनों बच्चों के लिए, वाह क्या जोक मारा, वाह, सारी लड़कियां इंप्रेस हो चुकी हैं क्लास की तरह से, अभी इंस्टा आईडी दे देंगे तुझे, अभी फोन नंबर शेयर कर देंगे तेरे साथ, क्या जोक मारा भाई, वाह, दैनिक जागरण पढ़ ले क्या सर, वाह 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 वाह। नकली ना हो तो मिल गई खुराक, लेना अगली बार मजे। गो अगेंस्ट द ग्रेन, आय हाय हाय क्या इडियम है, मतलब मजेदार। इसको समझिए जरा। टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू फील इज राइट, नेचुरल और नॉर्मल टू यू, अगर आपको लगता है कि ये चीज नेचुरल है, ये चीज सही है, उसका उल्टा, उसका उल्टा। इसका ओरिजिन देखो भैया, लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी जो होती है उस पे ऐसी ये लाइनें सी होती हैं, लकड़ी जो होती है इस पे लाइनें होती हैं, ठीक है। तो इसको फिनिशिंग देने के लिए, इसको फिनिशिंग देने के लिए ना, लाइंस को बोलते हैं बेसिकली ग्रेन, इनको लाइंस को बोलते हैं बेसिकली ग्रेन्स, ठीक है। तो इस पे ना एक ऐसा डिवाइस होता है, ये इसको पॉलिश करने के काम आता है, इसको पॉलिश करने के लिए ये ग्रेन को सेट करता है बेसिकली, ये जो ऐसी उबड़ खाबड़ सी होती है ना, हल्की फुल्की ये जो लाइंस होती है, इनको पॉलिश करके बिल्कुल प्लेन मैनर में ले आता है। तो ये जो डिवाइस है, इसको हमेशा ये जिस लाइन में जा रही है ना, इसके एक सीक्वेंस में, जिस फ्लो में ग्रेन्स है उसी फ्लो में चलाया जाता है, तब तो ये करेगा उसको बेसिकली प्लेन पॉलिश। और अगर आपने उल्टा चला दिया तो ये कर देगा उसको खुरदरा, जैसे कि इस भाई ने भी उल्टा चला दिया, तुम्हें अलग ही दिख रहा होगा। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, इस फ्लो में थे तो पॉलिश बढ़िया हो रही है, चमक आ रही है, एकदम से इसने उल्टा चला दिया, लो जी पूरा उखड़ के
अलग हो गया। तो इफ समथिंग गोज अगेंस्ट द ग्रेन, तो इसका मतलब जो चीज नेचुरली ठीक है, जो चीज सही है, उसका उल्टा। आ रही बात समझ? These days it goes against the grain to show true respect for authority. आज के दिन में अगर आप अथॉरिटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखा दोगे तो भैया ऐसे लगोगे जैसे चमचे हो तुम, तो ये अगेंस्ट द ग्रेन चली जाती है। पुनीत इज ऑलवेज लॉयल एंड इट वेंट अगेंस्ट द ग्रेन फॉर हर टू बिकम डिसलॉयल। पुनीत जो है हमेशा से बड़ा ईमानदार रहा है, तो उसके लिए अगेंस्ट द ग्रेन जाने वाली बात हो गई थी जब वो डिसलॉयल बना। मतलब उसके लिए डिसलॉयल होना बड़ी अगेंस्ट द ग्रेन जाने वाली बात है, मतलब नॉर्मल से बिल्कुल अलग बात है। वो भी चीज ऑब्वियस ही होती है। ये ऑब्वियसली कोई खुरदरा तो नहीं बनाना चाहेगा ना सरफेस को, पॉलिश ही करना चाहेगा, तो ये चीज ऑब्वियस है इस डायरेक्शन में घुमाना। अगर यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन तो आप कोई अबनॉर्मल काम कर रहे हो, आप कोई नॉट नॉर्मल चीज कर रहे हो। गो एट इक्वल स्पीड, इसका मतलब होता है बेसिकली कीप अप विद समथिंग, किसी चीज को टैकल करना है, किसी चीज का सामना करना है ना, किसी चीज को कोप कर लेना। तो इफ यू आर गोइंग एट इक्वल स्पीड, तो कहने का मतलब आप किसी से कदम ताल मिला पा रहे हो, आप उसकी बात को समझ पा रहे हो। स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल हुई इक्वल स्पीड पे आने पे, टू गो एट इक्वल स्पीड विद प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर समझाया जा रहा, बच्चों पीछे ही रह गए, उनको कुछ समझ में ना आ रहा। यू आर रनिंग सो फास्ट आई कांट बी एट इक्वल स्पीड विद यू, तुम बहुत तेज भाग रहे हो, मतलब तुम में से मैं कदम मिला नहीं पाऊंगा, मतलब तुम्हारे बराबर नहीं चल पाऊंगा। गो बैली अप, गो बैली अप यानी पेट ऊपर हो जाना। इसका ओरिजिन देखिए, इसका ओरिजिन देखिए, इसका ओरिजिन है बच्चे मछलियों से। बेसिकली आपने अगर कोई मरी हुई मछली देखी है पानी के अंदर, तो ये उल्टी हो जाती है, इनके पेट में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और मछलियां उल्टी हो जाती हैं। मरी हुई मछली पानी में जब आपको ऊपर तैरती हुई नजर आएगी तो हमेशा से उल्टी दिखेगी। तो इसका मतलब इसका ओरिजिन है वहां से। अगर अगर कोई बिजनेस या कोई पर्सन, अगर कोई बिजनेस या कोई पर्सन ऐसे सोचो कि जैसे मछली मर गई, तो यानी उसका दिवाला निकल गया, वो बैंक करप्ट हो गया। वैल्यू ऊपर हो जाना यानी किसी चीज का अंत हो जाना, खास करके ये बिजनेसमैन या बिजनेस के लिए यूज करा जाता है। अगर कोई बिजनेस या बिजनेसमैन की वैल्यू अप हो जाती है, इसका मतलब वो बैंक करप्ट हो जाता है, जैसे माल्या हो गया, अनिल अंबानी, इस टाइप से, है ना। आफ्टर ईयर्स ऑफ बेयरली सर्वाइविंग ऑन डोनेशंस, द नेबरहुड सोशल क्लब फाइनली वेंट द वैली अप। काफी साल वो जो डोनेशन पे सर्वाइव करने के बाद ये जो बगल में जो सोशल क्लब था, ये फाइनली वेंट वैली अप हो गया, मतलब ये बैंक करप्ट हो गया, अब इसके पास कोई पैसा वैसा बचा नहीं। द बिजनेस वेंट वैली अप ड्यूरिंग द लॉन्ग रिसेशन, ये जो लंबा टाइम का रिसेशन आया, इसमें बिजनेस वैली अप हो गया। नेक्स्ट पढ़िए, गो डच, गो डच। अब इसका क्या मतलब है? शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग स्पेशली मील एटसेट्रा। अब भाई इसका भी ओरिजिन गजब का है, इसका भी ओरिजिन बहुत बढ़िया है। अब ये ना कोई दो देशों में बेसिकली कोई फाइट चल रही थी, शायद नीदरलैंड में और एक, मुझे अब एक्चुअली कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा। इसका फंडा ऐसा है कि मान लो जैसे कोई रिवर है, कोई कैनाल है, ठीक है। अब वहां से कोई सामान जाता है, वहां से कोई सामान जाता है, ठीक है। अब उसके लिए एक्सपेंसिव भी, अब वो जहां से कोई पैसेज बनेगा, कोई रोड बनेगा, कुछ बनेगा, तो फिर क्या होगा, उसके लिए भैया उसकी मेंटेनेंस भी चाहिएगी, उसके लिए मेंटेनेंस भी चाहिएगी, है ना। तो अगर मेंटेनेंस चाहिएगी तो पैसा कौन लगाएगा? तो फिर बेसिकली इन दोनों कंट्रीज में बहुत समय तक फाइट रहा कि इसको मेंटेन करने का पैसा लगाएगा कौन। तो सेम प्रॉब्लम जो है वो डच में भी थी। तो डच वालों ने उसका क्या सोल्यूशन निकाल दिया, जो जितना यूज करेगा उस हिसाब से भैया पैसे लगेंगे। यानी अगर ब्रिटेन के 2 जहाज जा रहे हैं तो उनका ये हिस्सा आ जाएगा, अगर इसके अंदर 10 जहाज जा रहे हैं तो उनका ये हिस्सा आ जाएगा। तो वहां से टर्म निकला गो द डच वे, यानी चीजों को शेयर कर लेना, यानी खर्चे को शेयर कर लेना। वहां से ईडीएम ओरिजिनेट हो गया, गो डच का मतलब है खर्चे को शेयर कर लेना। ठीक, वी वेंट डच ऑन द मील इन द न्यू रेस्टोरेंट इन द स्टेफरी एवेन्यू। हम वेंट डच हो गए, मतलब हमने खर्चा शेयर कर लिया। डच तरीके से काम करना वहां से ओरिजिन हुआ है, जब उन्होंने बेसिकली वो जो ट्रेवलिंग का, वो जो मेंटेनेंस का खर्चा था, उसको बांट लिया। तो डच का मतलब होता है बेसिकली शेयर कर लेना। अक्सर आपने लोग देखे होंगे, जैसे ही बिल पे करने का टाइम आता है, उनका एक फोन आ जाया करता है, अरे हाँ हाँ भाई, अरे नेटवर्क नहीं आ रहा, बाहर जाके बात करता हूँ, है ना। होते हैं लोग। और दूसरा, इनसे भी दुष्ट दोस्त होते हैं। क्या करेंगे, आप जाओ कहीं खाने, ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि वी विल गो डच, मतलब शेयरिंग होगी, बटेगा पैसा, तो क्या करेंगे, सबसे महंगी डिश मंगा लेंगे। तुम अपना मंगा रहे हो सस्ते के चक्कर में चना दाल, है ना, तुम मंगा रहे हो चना दाल, साथ में रोटी तंदूरी, ताकि भैया 2 रोटी में पेट भर जाए। वो मंगा रहा है भैया चिकन बटर मसाला, है ना, तंदूरी चिकन, साथ में और कोई महंगी डिश। समझ आ रही बात? तो ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं। जब उन्हें पता चलता है, गो डच का भी उन्होंने जुगाड़ सही सेट कर रखा है, जब उन्हें लगता है भैया शेयरिंग होने वाली है, पैसा बराबर बराबर बटने वाला है सब में, तो ऐसा कर लो। नेक्स्ट पे आ जाइए। चतुर्भुज जी कह रहे हैं सर चिकन का नाम मतलब उल्टी हो जाती है, क्या करें भैया बताओ। कैसे सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे मत बने करो मेरे बैच में,
ठीक है, अगली बार चिकन की फोटो भी लगा दूंगा, नहीं तो पढ़ना हो तो पढ़ने आया करो, फालतू इधर उधर की बात, बिना मतलब की बात मत बताया करो। ठीक है, मैं भी नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन इतनी मेच्योरिटी तो होगी कम से कम कि नाम सुनने से तो रोने नहीं लग जाओगे। We went Dutch on a meal in the restaurant. I would suggest that you offer to pay or at least go Dutch tomorrow night. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि या तो तुम पे कर दो, या तो सारा पैसा तुम ही पे कर दो, और कम से कम यार डच तो हो जाओगे, कम से कम डच तो हो जाओगे, मतलब शेयरिंग तो कर दोगे कम से कम। इस पर देखिए जरा, गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग इसका मतलब है बहुत सस्ते में बिक जाना। इफ समथिंग गोज फॉर अ सॉन्ग इसका मतलब बहुत सस्ते में बिक गई वो चीज। सोचो सोचो कि तुम कोई सामान बेचने, सोचो कि जैसे होता ना, तुम सामान बेचने गए और तुमने कहा हाँ भैया कितने पैसे दे सकते हो, सर पैसे वैसे तो नहीं है, गाना गा के सुना देता हूँ चलो। एक गाने के बदले में तुमने वो चीज बेच दी, मतलब पैसे तक नहीं मिले, पैसे तक नहीं मिले, किसी ने गाना गाया और तुमने वो चीज बेच दी, यानी बहुत सस्ते में बिक जाना। एक सॉन्ग के बदले में बिक जाना, एक सॉन्ग के लिए चले जाना, मतलब सॉन्ग के बदले में बिक जाना। अभी बचपन का प्यार इसने गाना गाया, गाड़ी मिल गई भैया। ऐसे सोच लो कि इनकी गाड़ी तो एक गाने के बदले में बिक गई, इनकी गाड़ी तो एक गाने के बदले में बिक गई। बिकॉज द शॉप इज क्लोजिंग डाउन, मोस्ट ऑफ द स्टॉक इज गोइंग फॉर अ सॉन्ग, क्योंकि ये दुकान बंद हो रही है तो इसके स्टॉक ना एक गाने के बदले में जा रहे हैं, मतलब इतने सस्ते जा रहे हैं, सोचो पैसे तक नहीं मिल रहे, बिल्कुल फ्री के लेवल पे चले जाना। हाँ बच्चे, इसको बहुत लोगों ने गाड़ियां वाड़ियां गिफ्ट दी हैं, पॉलिटिशियन वगैरह ने इसको लोग इकट्ठे करने के चक्कर में साथ घुमाया भी है। शी बॉट द बेड फॉर अ सॉन्ग एट एन ऑक्शन, उसने उसने एक बेड खरीदा फॉर अ सॉन्ग, मतलब बड़े सस्ते में खरीद लिया, ऑक्शन में उसने उसको बड़े सस्ते में खरीद लिया। पता नहीं बच्चे आपको कैसा लगता है, जैसे बादशाह का कई नाम ले रहे हैं, ये दो सिंगर है देखो, एक तो बादशाह, मतलब मैं सही बताऊं मेरे को ढेले का पसंद नहीं है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलूं मैं, इसकी हर एक गाना आप सुनना, इसकी आवाज ही इतनी वल्गर है जिसकी कोई हद नहीं है। अब मैं लिरिक्स पे तो जाऊंगा नहीं, इसका जो बोलने का तरीका ना, अब मैं लिरिक्स अगर बोल दूंगा तो तुम समझ ही जाओगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। साथ आए लौंडे से, ये बोलता ही ऐसे कि इतना गंदा बोल रहा, मतलब इसके गाने जो हैं, सही बताऊं मतलब बहुत, जिसको बोलते हैं इतना डबल मीनिंग लिरिक्स, इसका हर बोलने का इसका एक शब्द आ भी बोलेगा वो भी डबल मीनिंग है इसका। एक दूसरा है गुरु रंधावा, इसके गाने सारे बढ़िया हैं, इसके गाने सारे बढ़िया हैं, लेकिन सब ऑटो ट्यून से हैं। इसको अगर आपने बिना ऑटो ट्यून के सुन लिया तो आपका इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, आपका इस दुनिया से विश्वास ही उठ जाएगा अगर आपने इसको बिना ऑटो ट्यून के कभी जिंदगी में सुन लिया। पंजाबी इंडस्ट्री का इससे बेसुरा सिंगर कोई नहीं है। इस भाई गो टू गो टू जुगलर, गो फॉर द जुगलर, गो फॉर द जुगलर, गो फॉर द जुगलर इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना या फिर अनकंट्रोल होना किसी अटैक को करने में, किसी अटैक को करने में। इसका ओरिजिन देखिए, ये जो बच्चे यहाँ गर्दन के पास ना एक वेन होती है, ये वाली जो वेन जा रही है ना, ये दिस इज नॉन एज जुगुलर वेन, इसका नाम होता है जुगुलर वेन। यानी किसी को मतलब जब लड़ाई हो आपकी किसी से, तो बिल्कुल जो एक्सट्रीम अटैक होता है ना, मतलब सामने वाले को बिल्कुल मारने की स्टेज पे ले आना, ऐसा अटैक करना कि सामने वाले को बिल्कुल खत्म ही करना है, ऐसा वाला अटैक करना। सुमित वेंट स्ट्रेट फॉर द जुगुलर टेलिंग हिम दैट हिज वर्क वाज अ कंप्लीट डिजास्टर, मतलब सुमित ने सीधा जुगुलर किया, कहने का मतलब इतना लास्ट वॉर बिल्कुल जो होता ना, भी एक ही बार में खत्म कर देना सामने वाले को, उसको बोल दिया कि तेरा जो काम है कंप्लीट डिजास्टर था, बिल्कुल ही घटिया था, लंबी चौड़ी कोई बात ही नहीं करी। ही विल क्विकली गो फॉर द जुगुलर इन द डिबेट, मतलब वो डिबेट में सीधा जुगुलर पे जाएगा, मतलब ऐसे पॉइंट मारेगा सामने वाला वैसे ही आउट हो जाएगा। एक ही बार में खत्म करना है किसी को, बहुत एक्सट्रीम अटैक कर देना, वो वर्बल भी हो सकता है, जरूरी नहीं हाथ पैर काट के वही वाला मतलब मारने वाला ही, उसको फिगरेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो। इस पर गो हे वायर, ये भी बहुत बढ़िया ओरिजिन है, बहुत अच्छा ओरिजिन है, इसको देखिए जरा। गो हे वायर, हे क्या होता है, घास फूस है ना, इसको बांधने के लिए ना वायर यूज करी जाती है, स्टील वाली टाइप की वायर है, इसके बंडल बना बना के इसको जब कहीं पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके लिए यूज होती है। और आप जैसे टेलीफोन की वायर नहीं होती थी पहले, जो लैंडलाइन होता था उसकी वायर देखते थे आप, आपस में उलझ जाती है, ये जब तक पैकेट में है तब तक तो ठीक है, एक बार अगर ये खुल गई, एक बार अगर ये खुल गई तो ऐसी उलझती है भैया, ये फिर वापस सही नहीं हो पाती। तो अगर कोई चीज हे वायर बन जाए, अगर कोई चीज हे वायर बन जाए तो इसका मतलब वो सही से काम नहीं करेगी। एक बार इस पे लिपट रही है बंडल से, आपने खोल के लपेट दी, ठीक है, एक बार इससे खुली ना तो ऐसे ही होच पोच सी हो जाएगी, वापसी सेट ही नहीं हो पाएगी।
मतलब करेक्टली काम करना बंद कर देना, मतलब अपनी जो सही शेप है उसको खो देना। दे टोल्ड अस लेटर इन द हॉस्पिटल दैट हिज हार्ट हैज गॉन हेवायर। उन्होंने हॉस्पिटल में बाद में बताया कि उसके हार्ट जो है वो हेवायर हो गया, मतलब सही से काम नहीं कर रहा। द माई प्रिंटर हैज गॉन हेवायर, मेरा जो प्रिंटर है वो हेवायर हो गया है, मतलब इतना उलझ गया, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि अब वो सही से काम नहीं कर रहा। गो थ्रू फायर एंड वाटर, ये इश्क का दरिया है और डूब कर जाना है ना, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना, सुना होगा। तो अगर आप आग और पानी दोनों का सामना करना चाह रहे हैं, मतलब दोनों का सामना करके उसके पार निकल रहे हैं, यानी हर अथक प्रयास कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए। टू एक्सपीरियंस मेनी डिफिकल्टीज और डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, बहुत सारी डिफिकल्टीज का, बहुत सारी डेंजर्स का सामना करना किसी चीज को अचीव करने के लिए। आई फील लाइक वी हैड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू गेट देयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आग पानी का सामना करना पड़ रहा है वहां जाने के लिए, क्योंकि हमारी सारी जो फ्लाइट्स हैं वो या तो डिलेड है या कैंसल्ड है। देवर, एक चीज समझते हो ना यार, इतना तो समझते होगे कि जब अपन कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, तो सही में ऊंट के मुंह में ऐसे जीरा रख के नहीं देखते। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब हमेशा ये नहीं है कि भैया कैरोसिन डाल के तिल्ली लगा रखी और समुंदरी, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं। इनके लिटरेरी नहीं, फिगरेटिव मीनिंग पे जाना है। दे वर ऑलवेज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर द सेक ऑफ देयर फ्रेंड्स, वो हमेशा आग और पानी से निकलने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब कुछ हद, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं अपने दोस्तों के लिए। गो टू द डॉग्स, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। गो टू द डॉग्स, घर में देखा होगा अगर खाना वाना जल जाए, खराब हो जाए, कच्चा रह जाए तो कुत्तों को डाल दिया जाता है, बेचारे कुत्ते स्ट्रीट डॉग तो कुछ भी खा लेते हैं, बासी हो जाए तो डाल दिया जाता है, ब्रेड ब्रेड खराब हो जाए तो डाल दिया जाता है। अब इनका इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया होता है, मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया होता है, कुछ भी खिला लेते हैं। अभी मैडम ने पिज्जा बनाया था, है मैडम ने पिज्जा बनाया था, इसमें इतना नमक ठोक दिया हद से ज्यादा, तो फिर कुत्तों को डालना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं। तो आवर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज गॉन टू द डॉग्स लेटली, हमारा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है, हमारा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वो क्या है, गॉन टू द डॉग्स, मतलब बर्बाद हो गया। मैनी थिंग्स इन आवर होम हैव गॉन टू द डॉग्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 months, बहुत सारी चीजें हमारे घर में हैं जो डॉग्स को चली गई, मतलब बर्बाद हो गई पिछले कुछ टाइम से। इसमें बताइए जरा। had not a leg to stand on, had not a leg to stand on, to be in a situation in which you can't prove something, जैसे होता ना, आपकी पैर ही आपका सहारा होती है, आपका जो पैर है वही आपका सहारा होता है, मतलब उसी पे आप खड़े होते हो बेसिकली। कोई ऐसी चीज जिसके दम पे आप कुछ प्रूव करते हो। अगर भैया बोलते हैं ना इसका तो, जैसे ये सुना है यार, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है, तो सुना होगा, मतलब इसमें कोई दम नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं। तो अगर इफ यू डोंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, यानी वो सिचुएशन नहीं है जिसमें तुम कुछ प्रूव कर पाओ, बिना सिर पैर की बात, बिना लॉजिक की बात। इफ यू हैव नो विटनेस, अगर तुम्हारा कोई विटनेस नहीं है तो भैया तुम्हारे पास कोई लेग नहीं है स्टैंड होने के लिए, मतलब तुम्हारे पास कोई बेस ही नहीं है कुछ प्रूव करके दिखाने के लिए। दे सेटल द लॉ सूट बिकॉज दे डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, उन्होंने लॉ सूट को सेटल कर लिया, उन्होंने उस केस को सेटल कर लिया क्योंकि उनके पास कोई लेग नहीं थी स्टैंड होने के लिए, कुछ दम नहीं था कुछ प्रूव करने के लिए। हैव बिगर फिश टू फ्राई, हैव बिगर फिश टू फ्राई, ये सुना होगा, बड़ी मछली, बड़ी मछली। जैसे स्कैमर जो होते हैं, बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं, अरे ये बड़ी मछली हाथ लगी आज, मान लो किसी को स्कैम कर लिया, 1000-2000 लूट लिए, अच्छा दूसरी है वहां से 2 लाख आने के जरूर चांसेस हैं। अब मान लो भिखारी है, अब मान लो भिखारी है, ये जैसे ना, ये अला खुद ऐसे बैठा, टांगे हैं इसकी, नकली टांगे यहाँ पे रख रखी। अब मान लो ये इनके पास वो नहीं होती ऐसी ट्रॉली सी जिसपे घिसट के चलते हैं। अब इसका दोस्त कह रहा है कि आजा उसके पास चलते हैं, आजा उसके पास चलते हैं। इतनी देर में इसकी नजर पड़ी एक फॉरनर पे, इतनी देर में इसकी नजर पड़ी एक फॉरनर पे, तो ये क्या करा दूसरे को, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, मतलब मेरे पास एक बड़ी मच्छी है जिसको मुझे तलना है, मेरे पास एक बड़ी मच्छी है जिसको मुझे तलना है, ये इसका मतलब है। हैव अनदर और इंपॉर्टेंट मैटर्स टू अटेंड टू, और इंपॉर्टेंट मैटर होना जिसको आपको अटेंड करना है। इट्स रियली नॉट वर्थ माई टाइम, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, ये सही में यार ये जो चीज है ना, ये मेरे टाइम के वर्थ इट नहीं है, क्योंकि मेरे को आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मतलब और भी मुझसे इससे ज्यादा बड़े और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास। आई वॉन्ट अमित टू हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट बट ही क्लेम्स ही हैज अ बिगर फिश टू फ्राई नाउ, मैं चाहता था कि अमित मेरी हेल्प करे, लेकिन वो ऐसा कहता है कि ही हैज अ बिगर फिश टू फ्राई, मतलब उसके पास और इंपॉर्टेंट काम है, और बड़ा काम है। इस पे आ जाइए। हैव अ बॉल एट योर फीट, हैव अ बॉल एट योर फीट, इसका मतलब होता है अगर मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल कहीं दूर है, फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल कहीं दूर है, ठीक, तो आपको जाना है, दूसरे को बीट करना है, तो वो बॉल लेनी है। और दूसरा, अगर तुम्हारे
बिल्कुल पैर के पास ही बॉल है, तो इसका मतलब आप बेस्ट पोजीशन पे हैं, बेस्ट कंट्रोल में है किसी भी काम को करने के, आपके पास बेस्ट चांस है किसी काम को करने का। ठीक, देखिए जरा, with your with your grades and extra curriculars you will have the ball at your feet in your college sir। तुम्हारे इतने बढ़िया ग्रेड है और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के इतने ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तुम्हारे पास कि बॉल एट योर फीट होगी, मतलब तुम्हारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, तुम पूरे कंट्रोल में होगे जब तुम कॉलेज ढूंढोगे, मतलब हर कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल रहा हो। आई वांट टू हैव द बॉल एट माय फीट एट मोस्ट क्रूशियल मोमेंट इन द गेम, आई वांट टू बी द हीरो। मैं चाहता था कि बॉल मेरी फीट पर हो उस गेम के क्रूशियल मोमेंट में, मतलब मेरे पास बॉल हो, मैं चाहता था कि मैं हीरो बनूं, मतलब मैं गोल वगैरह स्कोर करूं। आज के सेकंड लास्ट पर हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल, ये एक्चुअली हिटलर का ये डायलॉग हुआ करता था हिटलर का ये डायलॉग हुआ करता था, हेड्स विल रोल। जैसे किसी को मरवा दिया जाता था, है ना, जैसे एक गला काट के और ऐसे मुंडी को ऐसे फेंक दिया जाता था, गला कटवा के और फिर ऐसे ना, ऐसे जैसे पुरानी फिल्मों में राजा महाराजाओं के टाइम वाली में देखा ही होगा, गला काट के ऐसे मुंडी फेंक दी और ऐसे सिर लुढ़कता हुआ जा रहा है। तो हेड्स विल रोल इसका मतलब होता है कि किसी को मारा जाएगा, लेकिन आजकल तो इसका फिर वो होता नहीं, तो धीरे धीरे इसका जो मीनिंग है वो चेंज होते होते अब बन गया है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हेड्स विल रोल मतलब कुछ लोगों को निकाला जाएगा, पहले इसका मतलब मारना था, विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे 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 इसका मतलब निकल गया कि नौकरी से निकाला जाना। ओरिजिन इसका वहां से था, लेकिन समय के साथ इसका मीनिंग चेंज होते होते अब इसका मीनिंग है नौकरी से निकालना। एक आप सबने वीडियो देखी होगी, है ना, उस बंदे ने 900 लोगों को निकाला, वो खूब वायरल हुई वो वीडियो, फिर उसको भी रिजाइन कर दिया गया, वो जूम कॉल पे 900 लोगों को निकाल दिया, जिसने इंडिया का ही, इंडिया ओरिजिन का ही बंदा था, वो किसी फॉरेन कंपनी में काम करता था, शायद याद नहीं है कंपनी का नाम। तो हेड्स आर गोइंग टू रोल व्हेन द बॉस फाइंड्स आउट द मिसिंग स्टॉक। हेड्स आर गोइंग टू रोल मतलब बहुत लोग निकाले जाएंगे, देखना, बहुत लोग निकाले जाएंगे जब बॉस को पता चलेगा मिसिंग स्टॉक के बारे में। इफ द सोल्जर्स आर नॉट स्टैंडिंग टू अटेंशन व्हेन ही अराइव्स, हेड्स विल रोल। अगर सोल्जर जो हैं वो चौकन्ने नहीं खड़े होंगे तो जब वो आएगा तब, तो भैया हेड्स विल रोल, यानी बहुत लोगों को निकाला जाएगा नौकरी से। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर, अब इसका जो ओरिजिन है बच्चे वो थोड़ा सा ना, मतलब एक पोएम से है, एक्चुअली एक पोएम के अंदर किसी ने ये वर्ड यूज कर दिया था, हेल्टर स्केल्टर में होना। अब हेल्टर का ये एक्चुअली ना फॉरेन लैंग्वेज की कोई पोएम थी, हेल्टर का बेसिकली मतलब होता है हेस्ट, ये कोई फॉरेन लैंग्वेज की पोएम से इसका ओरिजिन है। हेल्टर वर्ड का मतलब होता है जी हेस्ट माने जल्दी मचाना, हेल्टर, और ये बेसिकली फैल जाना, हेल्टर स्केल्टर मतलब फैल जाना, जल्दी से फैल जाना, बड़ी तेजी से कहीं 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 ऐसे फैलना। तो ये फॉरेन, इससे इसका ओरिजिन है, फॉरेन लैंग्वेज से इसका ओरिजिन है। हेल्टर मतलब हेस्ट मचाना और जल्दी से मतलब इधर उधर जाना, फैलना। तो जब आप किसी काम को क्विकली करते हो, बड़ी तेजी से करते हो, कभी इधर भाग रहे होते हो, तो आप हेल्टर स्केल्टर कंडीशन में होते हो। पीपल वर स्क्रीमिंग एंड रनिंग हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्टेप्स टू एस्केप द फ्लेम्स। जब आग लगी तो पीपल वर रनिंग, वो भाग रहे थे हेल्टर स्केल्टर में, मतलब अफरा तफरी में एकदम से वो भाग रहे थे। पीपल वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर आउट ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग से हेल्टर स्केल्टर कंडीशन में भाग रहे थे। चलो जी, तो ये थी अपनी आज की क्लास। एक बच्चे अनाउंसमेंट और है, पहले भी करी थी मैंने, 1 to 3 तक, 1 से 3 जैन तक, 1 से 3 जनवरी तक ये ऑफर था, जिसमें आपको ये जो डिस्काउंट कोड होता है AVS10, ये कोड लगाने से 10 नहीं 22% ऑफ मिल रहा हो, यानी आज रात को 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं। आज का दिन है, आज जोर लगा के एक बार शेयर कर दो, ठीक है, आज मैक्सिमम शेयर कर दो, ठीक। तो आज के लिए गुड नाइट। 26 को नया बैच आएगा, 2 महीने में एक ही बैच निकालता हूँ थ्योरी का, जो ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आज के लिए गुड नाइट। आज सब दिल से शेयर कर देना, एक बार दिल खोल के कि आज ये ऑफर है, आज शेयर कर दो, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट भाई। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।